डूइंग वेल। आज हम विज्ञान के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करते हैं, जो कि हमारे इस 27 तारीख को बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और पेपर में लगभग देखने को मिलेगा। अगर आप इससे पढ़ के जाते हैं तो लगभग 50% से लेकर 80 और 85% के करीब आप इसमें पा जाएंगे। ध्यान देना क्या है, L2S स्टडी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। विज्ञान क्लास 10 2023 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो सकता है अगर आप एक्स्ट्रा मेहनत कर दिए तो। 27 फरवरी को लगभग यहाँ पे 100% 90+ % जाएगा। कितना? 90+% आ सकता है। अब हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। कल शायद रुधिर और लसिका में अंतर हो चुका था। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? विद्युत बल्ब। क्या है? विद्युत बल्ब। मतलब विद्युत बल्ब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन जैसे क्या आता है, विद्युत बल्ब आ जाता है, विद्युत बल्ब की रासायनिक संरचना आ जाती है। तो ध्यान देना, विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। एक उपकरण है, ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण है। क्या है? उपकरण है। जब विद्युत बल्ब के तंतु में धारा प्रवाहित, जब विद्युत बल्ब के तंतु में क्या करते हैं, धारा प्रवाहित की जाती है, तो तंतु का प्रतिरोध अत्यधिक होने के कारण इसका तापमान कितना हो जाता है? 1500 डिग्री सेल्सियस। इसका तापमान कितना हो जाता है? 1500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि विद्युत बल्ब के प्रतिरोध का अत्यधिक, मतलब विद्युत बल्ब के प्रतिरोध अत्यधिक कितने से कितने हो सकता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, जिस कारण यह चमकने लगता है। संरचना एवं कार्य विधि। ध्यान दीजिएगा, संरचना एवं कार्य विधि को। इसकी संरचना क्या है? विद्युत बल्ब कांच का एक खोखला गोला होता है। आप लोग देख रहे होंगे कि विद्युत बल्ब क्या होता है? कांच का एक खोखला गोला होता है। विद्युत बल्ब क्या है? कांच का एक खोखला गोला है, जिसके अंदर से वायु निकाल कर निर्वात रखते हैं। जिसके अंदर से क्या करते हैं? वायु को निकाल देते हैं और क्या रख देते हैं? निर्वात। बात करते हैं निर्वात किसे कहते हैं। निर्वात एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है। आगे ध्यान देना, बल्ब के ऊपरी भाग पर एक एल्यूमिनियम, बल्ब के ऊपरी भाग पर क्या? एक एल्यूमिनियम की टोपी लगी होती है। क्या लगी होती है? एक एल्यूमिनियम की टोपी लगी होती है, जिसके दोनों ओर 2 पिन लगी होती हैं। जिसके दोनों ओर क्या होता है? 2 पिन लगी होती हैं। टोपी के मुंह को चपड़ा या लाख से बंद कर दिया जाता है, या लाख से बंद कर दिया जाता है। चपड़े के ऊपर जस्ते के 2 टैंक लगे होते हैं। ऊपर जस्ते के क्या लगे होते हैं? 2 टैंक लगे होते हैं, जिनका संबंध 2 मोटे तारों से होता है। जिनका संबंध किससे होता है? 2 मोटे तारों से होता है। ये तार एक कांच के नली में से, ये तार क्या होते हैं? एक कांच के नली में से होकर बल्ब के अंदर इस प्रकार लाए जाते हैं कि ये एक दूसरे को स्पर्श ना करें। मतलब क्या कहे कि इस प्रकार बल्ब के अंदर लाए जाते हैं कि एक दूसरे से स्पर्श नहीं करते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे बल्ब का चित्र बना हुआ है। आप लोग इसे देखकर बना दीजिएगा ताकि आपको फुल का फुल मार्क्स मिल जाए। अगर कोई भी क्वेश्चंस डायग्राम बनाने के लिए आता है, अगर आप डायग्राम नहीं बनाते हो तो फुल मार्क्स पाने की संभावना नहीं रहती है। आगे क्या है? ध्यान देना, इसको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सामान्यतः कम सामर्थ्य वाले बल्बों के अंदर निर्वात उपस्थित होता है। जिनका सामर्थ्य मतलब कम होता है, उनके अंदर क्या होता है? विद्यमान निर्वात होता है। क्या होता है? निर्वात होता है। जबकि उच्च सामर्थ्य वाले बल्बों में निष्क्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन, आर्गन भारी होते हैं। जैसे नाइट्रोजन और आर्गन भरे होते हैं। क्या होते हैं? नाइट्रोजन और आर्गन भरे होते हैं। आपसे अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है, तो आप क्या बताएंगे? नाइट्रोजन या आर्गन गैस। क्या बताओगे? नाइट्रोजन या आर्गन गैस। ठीक है। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लगभग 2017, 18, 21 और 22 में क्वेश्चन आए हुए हैं और 23 में भी संभवतः बन रहा है आने का। बायो-सेवर्ट का नियम क्या है? क्या क्वेश्चन है? बायो-सेवर्ट का नियम क्या है? तो ध्यान देना, यह नियम किसी बंद पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B का मान बताता है। जो बायो-सेवर्ट का नियम है, ये बंद चुंबकीय क्षेत्र B का मान बताता है। इसका मान धारा के परिमाण, दिशा, लंबाई एवं बिंदु से दूरी पर निर्भर करता है। इसका मान किस पर? मान धारा के परिमाण पर, दिशा की लंबाई एवं बिंदु के दूरी पर निर्भर करता है। इस नियम के 4 चरण होते हैं। प्रथम चरण इसका क्या है? उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित धारा I के
अनुक्रमानुपाती होता है, बी अनुक्रमानुपाती आई। इसे समीकरण फर्स्ट मान लेना। दूसरा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, तो बी अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल के, इसे समीकरण सेकंड मान लेना। तीसरा नियम क्या है, धारा की दिशा एवं चालक खंडों को बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाला कोण साइन थीटा। क्या है, धारा की दिशा एवं चालक खंडों को बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण कितना, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती, बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा, समीकरण थर्ड। अगला क्या है, चालक खंड में बिंदु P तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये है कि चालक खंड के जो बीच की दूरी है उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे समीकरण 4 मान लेना। बी प्रोपोर्शनल 1/r², से समीकरण 4 मान लेना। अब क्या करेंगे, इन चारों नियमों को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। क्या करेंगे, चारों नियमों को मिला देंगे, तो क्या बन जाएगा, बी प्रोपोर्शनल आइडियल साइन थीटा अपान r²। जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो यहाँ पे कोई नियतांक लगता है। क्या लगता है, कोई नियतांक लगता है। यहाँ पे नियतांक क्या लगा, μ0/4π। क्या लगा, μ0/4π। तो b बराबर μ0/4π इंटू आइडियल साइन थीटा अपान r²। जहाँ पे μ0/4π क्या अनुक्रमानुपाती नियतांक है। क्या अनुक्रमानुपाती नियतांक है। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ के और याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये लगभग हर बार पेपर में आते जरूर हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी निम्न 2 नियम है। कितने नियम है, 2 नियम। फैराडे के इन दोनों नियमों का लगभग हर बार क्वेश्चन पूछा गया। अगर एक नियम नहीं तो दूसरा नियम 100% पूछा जाता है। आप इसको कहीं ना कहीं याद जरूर कर लीजिएगा, दोनों नियम को अच्छे से तैयार कर लीजिए। आइए देखते हैं इनका प्रथम नियम क्या है। जब किसी बंद कुंडली में से, क्या करते हैं, जब किसी बंद कुंडली में से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब किसी बंद कुंडली में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जब क्या होता है, उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है, तथा कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है। ये धारा केवल तभी तक बहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। उसके बाद ये क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। द्वितीय नियम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ के याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि शायद इस बार पेपर में ये आने की संभावना इनकी बहुत ज्यादा बन रही है। ध्यान दीजिएगा क्या है द्वितीय नियम, बंद कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E बराबर φ2 - φ1/t बराबर क्या हो जाएगा, dφ/dt। यहाँ पे आप NV लिख सकते हो, जहाँ φ1 प्रारंभिक फ्लक्स है तथा φ2 द्वितीयक फ्लक्स के बाद t समय के बाद का फ्लक्स है। ध्यान देना, यहाँ पे लगभग 20 बार क्वेश्चन पूछा गया। लगभग 2000 से लेकर इसमें कम से कम 15 बार क्वेश्चन ये आया हुआ है। 2000 से लेकर हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में लगभग 15 बार क्वेश्चन आया हुआ है, और इंटर में भी बहुत बार आता है। अगर इंटर वाले भी कोई भाई बहन होंगे तो उनको भी बता दीजिएगा कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम याद कर लें। क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम लिखिए। देखिए चित्र यहाँ पे डायग्राम के साथ आपको बनाए हैं। जो ये हमारा अंगूठा होता है, मतलब ऐसे करके फैलाते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको, ऐसे करके ये तो एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। कैसे होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जब बाएं हाथ की 2 अंगुलियां तथा अंगूठे को परस्पर लंबवत दिशाओं में इस प्रकार फैलाएं। क्या है, जब बाएं हाथ की 2 अंगुलियां तथा अंगूठे को परस्पर लंबवत दिशाओं में इस प्रकार फैलाया जाए कि पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा, पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा को दूसरी अंगुली विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। अंगूठा चुंबकीय बल F की दिशा को व्यक्त करता है। ध्यान देना, फ्लेमिंग के दाएं हस्त का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको एक बार नहीं 2-3 बार पेपर में देख कर जाइएगा, और 100% है कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको फर्स्ट जरूर जाएगा, पेपर में देखने को मिलेगा जरूर। ध्यान देना क्या है, देखो डायग्राम आप जरूर बनाइएगा। बिना डायग्राम के नंबर मिलता कम है। अगर 4 नंबर का है तो 2 ही नंबर देंगे एग्जामिनर। ध्यान देना, यदि हम दाहिने हाथ की पहली अंगुली तथा
मध्यम अंगुली तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाते हैं कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हैं, तब यदि पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है तथा अंगूठा चालक की ओर गति की दिशा को और गति की दिशा की ओर संकेत करता है, तो मध्यम में चालक प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके बिना पेपर बनना असंभव है, कभी इनके बिना पेपर बन ही नहीं सकता, कभी भी इनके बिना पेपर नहीं बना है। ध्यान दीजिएगा क्या है, विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखिए, इसकी संरचना एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। भैया इसे जान लीजिए, कभी इसके बिना पेपर आया ही नहीं है। जैसे पानी के बिना जिंदगी अधूरी, वैसे पेपर, इनके बिना पेपर अधूरा है। ध्यान दीजिएगा, विद्युत मोटर किसे कहते हैं? विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जो विद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आप इसको रट लीजिएगा, बिल्कुल जुबान पर रट लीजिएगा, जाइएगा वहां पे पलटी कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसका सिद्धांत क्या है? जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर धारा प्रवाहित की जाती है, क्या कहा? जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर धारा के कारण एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। तो कुंडली पर धारा के कारण एक क्या कार्य करने लगता है? बलयुग्म कार्य करने लगता है। क्या? एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। किसके कारण? धारा के कारण कार्य करने लगता है। ठीक है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा निर्धारित की जाती है। किसके नियम के द्वारा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा निर्धारित की जाती है। बात किस पे करेंगे? संरचना। किस पे? संरचना। विद्युत मोटर के 4 प्रमुख भाग होते हैं। विद्युत मोटर के कितने प्रमुख भाग होते हैं? 4 प्रमुख भाग होते हैं। पहला क्या है? क्षेत्र चुंबक। क्या है? क्षेत्र चुंबक। यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है। कैसा होता है? यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है। जैसे आप शक्तिशाली हो, इसको याद कर डालोगे। जिसके ध्रुव खंड N व S है। जिसके ध्रुव खंड क्या है? N व S है। आप इसे हाईलाइट जरूर कर दीजिएगा, जिसके ध्रुव खंड क्या होते हैं? N और S होते हैं। अब दूसरा क्या? आर्मेचर। क्या है? आर्मेचर क्या है? यह एक आयताकार कुंडली होता है। आर्मेचर क्या होता है? एक आयताकार कुंडली होता है। इसका निर्माण तांबे के अधिक फेरों के द्वारा होता है। इसका जो निर्माण होता है वो तांबे के अधिक फेरों के द्वारा होता है। अगला क्या है? ब्रूस। क्या है? ब्रूस। 3 नंबर, ये कार्बन धातु की बनी 2 पतली पत्तियां होती हैं। क्या होती हैं? ये कार्बन धातु की बनी 2 पतली पत्तियां होती हैं। इनसे विभक्त बलय जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होता है? विभक्त बलय जुड़ा होते हैं। एक ब्रूस से विद्युत धारा कुंडली में प्रवेश करती है। किससे? एक ब्रूस से विद्युत धारा कुंडली में प्रवेश करती है। आगे ध्यान देना, विभक्त बलय, इनकी संख्या 2 होती हैं। ये एक्स और वाई, ये अर्धवृत्ताकार रचना होती है। कैसी? इसको याद रखिएगा, अर्धवृत्ताकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप विभक्त बलय के साथ अर्धवृत्ताकार रचना के बारे में होते हैं। ध्यान से देख लीजिएगा इन चित्र को बनाने के लिए। देख लीजिए कि चित्र को कैसे बनाना है। आप हो सकता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर और बनाने का प्रयास जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पहले ही बता चुकी है, बिना चित्र के नंबर फुल पाना बहुत कम उम्मीद होता है। शायद मिल जाए, वरना मिलता कभी नहीं है। अगर आपको 100 में 100 लाना है तो चित्र को रटना होगा। अगर 100 में 100 लाना है तो चित्र को रटना होगा। कार्यविधि, कुंडली एबीसीडी को परिपथ में जोड़ने पर ब्रूस से वाई से ब्रूस पी से होकर कुंडली एबीसीडी में धारा प्रवाहित होती है तथा ब्रूस क्यू से वापस आ जाती है। फ्लेमिंग के नियम के अनुसार भुजा बेसी तथा जेडी पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, क्योंकि दोनों भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रहें। इस प्रकार भुजा ए बी पर तथा भुजा बी पर नीचे तथा ऊपर की ओर बल लगेगा, अर्थात दोनों बल युग्म कार्य करेगा। उपयोग इसका क्या है? विद्युत मोटर का उपयोग बिजली उपकरण, जल पंप, आय चक्की, बड़ी मशीनों, विद्युत पंखे आदि को चलाने में किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा जनित का सिद्धांत समझाइए। इसकी रचना एवं कार्यविधि निम्नांकित के द्वारा स्पष्ट कीजिए। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया पढ़े या बहनी, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे जो पढ़े, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको रट लीजिएगा, बिल्कुल रट के जाइएगा, 100% पेपर में मिलेगा। विद्युत प्रत्यावर्ती धारा जनित का सिद्धांत क्या है? जब किसी बंद कुंडली को एक चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार घुमाया जाता है कि कुंडली में से होकर गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स,
अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत समझाइए, इसकी रचना एवं कार्यविधि का निम्नांकित चित्र बनाइए, स्पष्ट कीजिए। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत ही ज्यादा बार क्वेश्चन आया है, आप इसे जरूर देख लीजिएगा, जरूर से जरूर, और पेपर में हो सकता है आपको मिले भी देखने के लिए। जब किसी बंद कुंडली को एक चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार घुमाया जाता है कि कुंडली में से होकर गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली में से होकर गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में लगातार क्या होता रहता है, परिवर्तन, लगातार क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। तो कुंडली के परिपथ में एक प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है। क्या होने लगती है, धारा प्रवाहित होने लगती है। अब ध्यान देना, प्रत्यावर्ती धारा की संरचना, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के निम्न भाग होते हैं। पहला क्या है, क्षेत्र चुंबक। क्या है, क्षेत्र चुंबक। यह एक अति शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके ध्रुवों के मध्य कुंडली, जिसके ध्रुवों के मध्य एक कुंडली की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत अक्ष के परितः तेजी से घुमाया जाता है। अगला क्या है मेरा 2 नंबर, आर्मेचर या कुंडली। क्या है, आर्मेचर या कुंडली। यह एक मुलायम लोहे की एक क्रोड होती। क्या होती है, क्रोड पर लिपटी अत्यधिक संख्या में पृथककारी तारों की कुंडली है। क्या है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में लिपटी हुई कुंडली होती है जिसे चुंबकीय क्षेत्र में तीव्र गति से क्या किया जाता, घुमाया जाता है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र में तीव्र गति से घुमाया जाता है। अगला क्या है, सर्पी वलय। क्या है, सर्पी वलय। सर्पी वलय क्या होता है, कुंडली के सिरों पर अलग अलग धातु के वलयों, क्या है, सर्पी वलय कुंडली के सिरों पर अलग अलग धातु के वलयों व से जोड़ देते हैं। ये वलय समअक्षीय होते हैं तथा कुंडली के साथ साथ घूमते हैं। अगला क्या है, ब्रोस। सर्पी वलय के बाद क्या है, ब्रोस। ये कार्बन या किसी धातु के पत्तियों से बने 2 ब्रोस B1 व B2 होते हैं। इनका एक 2 वलयों को स्पर्श करता है तथा शेष सिरों के बाहरी परिपथ में संबंधित कर दिया जाता है। ये ब्रोस कुंडली के साथ नहीं घूमते, ये ब्रोस कुंडली के साथ नहीं घूमते हैं। कार्यविधि इनका क्या होगा, मानव प्रारंभ में कुंडली ABCD का तल, आप लोग ऐसे कार्यविधि को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन मेरे क्या है, दृष्टि धारा जनित क्रियाविधि की संरचना तथा कार्यविधि का उल्लेख कीजिए। इसका सिद्धांत क्या है, यह प्रत्यावर्ती धारा जनित की भांति होता है। अंतर केवल इतना होता है कि इसमें सर्पी वलय के स्थान पर विभक्त वलय होता है। क्या होता है, सर्पी वलय के स्थान पे विभक्त वलय लगे होते हैं। दृष्टि धारा जनित में जब भी कोई कुंडली या आर्मेचर शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती है तो उसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। दृष्टि धारा जनित के निम्न भाग होते हैं, आप देख लीजिए ढंग से। हमारा क्या है, पहला क्षेत्र चुंबक है। क्षेत्र चुंबक में क्या चीज है, आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट मार के पढ़ लीजिएगा। फिर आर्मेचर है। क्या है, आर्मेचर। आर्मेचर को भी आप बढ़िया से देख के और पढ़ लीजिएगा, जैसे ABCD दे रखा है, इसको बढ़िया से। अगला क्या है, विभक्त वलय। क्या है, विभक्त वलय। ठीक है, तो विभक्त वलय पर भी ध्यान दे दीजिएगा बढ़िया से, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हेल्पफुल होंगे आपके पेपर के लिए। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये ब्रश भी है। क्या है, ब्रश है, मतलब ब्रश भी, उसके बाद कार्यविधि है। इसका कार्यविधि आप ढंग से देख लीजिए बढ़िया से। कार्यविधि क्या है, कार्यविधि में क्या कह रहा है, जब आर्मेचर चुंबकीय ध्रुवों के मध्य दक्षिणावर्त दिशा में घूर्णन करता है तो आर्मेचर से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और आर्मेचर कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है तथा इस विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है। अतः बाहर परिपथ में धारा निरंतर एक ही दिशा में प्रवाहित होती रहती है, अर्थात दृष्टि धारा प्राप्त होती है। शुष्क सेल, बटन सेल आदि दृष्टि धारा उत्पन्न है। इनको याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शुष्क सेल, बटन सेल एंड दृष्टि धारा उत्पन्न करते हैं। अगला ध्यान देना, दृष्टि दोष किसे कहते हैं, निकट तथा दूर दृष्टि दोष भी समझाइए। जब आंखों को देखने की क्षमता कम हो जाती है तो वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके आगे या पीछे बनता है। इसी लक्षण को दृष्टि दोष कहते हैं। इस लक्षण को क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। मानव में 2 प्रकार के होते हैं दृष्टि दोष। मानव में 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है मेरा, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस दोषयुक्त नेत्र का दूरबिंदु अनंत पर न होकर पास आ जाता है। ध्यान देना, व्यक्ति दूरबिंदु से अधिक दूरी पर स्थित
वस्तुओं को स्पष्टता देख नहीं पाता है। निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है? निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है? ध्यान देना, नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ जाना जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। दूसरा क्या है? नेत्र लेंस के गोलक का व्यास बढ़ जाना। अब इसके निवारण के लिए क्या प्रयोग करते हैं? कौन सा लेंस लगता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, जिससे अनंत से चलने वाली किरणें अवतल से अपवर्तन के पश्चात नेत्र की दूरबिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। क्या होती है? नेत्र के दूरबिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, जिससे ये किरणें रेटिना, कहाँ पे? रेटिना पर फोकसित हो जाती है। दूरदृष्टि दोष क्या है मेरा? दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष युक्त नेत्र के निकट का बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है। अतः व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर तथा उससे निकट स्थित वस्तुओं को दिखाई नहीं देता है। दूरदृष्टि दोष के कारण क्या है? नेत्र लेंस की वक्रता का कम हो जाना जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। नेत्र की मांसपेशियों के कम हो जाने से नेत्र गोलक के व्यास का कम हो जाता है। दूसरा नंबर है। निवारण के लिए इसका किसका प्रयोग करेंगे? दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, जिससे दूर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के निकट बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। कहाँ से? निकट बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ये किरणें अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर फोकस हो जाती है। अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर फोकस हो जाती है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तथा वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। आप ध्यान दीजिएगा इधर थोड़ा सा, जो हमारा दूरदृष्टि दोष है, क्या है? दूरदृष्टि दोष है, लगभग हर बार पेपर में आता है। इनके बिना पेपर बनना असंभव है। पेपर कभी इनके बिना बन ही नहीं सकता। या तो दूरदृष्टि दोष आएगा या निकट दृष्टि दोष आएगा या दृष्टि दोष आएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्टर्बेंस है, मतलब भूल गए हैं, जिसे कहते हैं असमंजन क्षमता। क्या बोलते हैं? असमंजन क्षमता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का है, आप इसे पढ़ जरूर लीजिएगा। ये लगभग 95% प्रियोरिटी बनता है आने का। प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। प्रतिस्थापन अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक को उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाता है। जैसे देखना, CH4+Cl2 मेथेन का क्लोरीन से अपक्रिया करवाए, धूप की उपस्थिति में क्या बन गया हमारा? मेथिल क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ध्यान देना, प्लास्टर ऑफ पेरिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग 15 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। 15 बार क्वेश्चन ये आया हुआ है, आप इसको रट लीजिएगा बिल्कुल। रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और अड़सूत इसका CH4 और भार क्या? 136.134 136.134। निर्माण की विधि क्या है? जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट अर्थात जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। जैसे CH4 क्या लिया? CH4 बन क्या गया? CH4 प्लस 3/2 H2O बन गया। ये इसका भौतिक गुण क्या है? ये सफेद रंग का चूर्ण है जो जल में अम्लीय होता है। क्या होता है? सफेद रंग का चूर्ण है जो जल में अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन मेरा क्या? व्यंजक चूर्ण का निर्माण कैसे किया जाता है? इसके कोई दो उपयोग लिखिए। अड़शुद्ध CaOCl2 होता है। शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH का होल टॉइस पर क्लोरीन की क्रिया, किसकी? क्लोरीन की क्रिया करवाते हैं। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया करवाते हैं, हमारा क्या बन जाता है? व्यंजक चूर्ण बन जाता है। क्या बन जाता है? व्यंजक चूर्ण प्लस जल निकल जाता है। व्यंजक चूर्ण के उपयोग क्या है? वस्त्र उद्योग में सूती एवं लेनान के व्यंजन के लिए, कागज के फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा एवं लाउड स्पीकर के लिए लाउड स्पीकर सफाई के लिए किया जाता है। अगला क्या है? पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग 20 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। शुरू से लेकर जब से बोर्ड परीक्षा स्टार्ट हुआ है तब से 20 बार क्वेश्चन लगभग आया हुआ है। ध्यान दीजिएगा। NaHCO3 क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के जलीय विलयन में जब हम क्या कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की अपक्रिया CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या मिलता है? बेकिंग सोडा मिलता है।
NaHCO3, क्या मिलता है? NaHCO3, ठीक है। ध्यान देना, सोडियम कार्बोनेट को जब जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करवाते हैं तो क्या मिलता है? NaHCO3, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं इसे, है। बहुत छोटा दिखा। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे देख के जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेंडलीव की आवाज साड़ी आती जरूर है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन इसके बहुत अच्छे पुटअप होते हैं और आप इसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए हम ऐसा मुझे करना पड़ रहा है। देख लीजिएगा आप, इसमें क्वेश्चन क्या देखा? तत्वों का सही परमाणु ज्ञात करने की सहायता। ये सब मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के दोष क्या क्या है, ये सब आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर में आपको देखने को मिलेगा जरूर। लगभग 100 से 100% मिलेगा आपको जरूर पेपर में देखने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या सिद्ध कीजिए किसी विद्युत बल्ब की सामर्थ्य उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ध्यान देना, सामर्थ्य आपको पढ़ा चुके हैं। सामर्थ्य क्या होता है? सामर्थ्य इक्वल व्यय ऊर्जा बटा समय, ठीक है। P बराबर W/T। W/T इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, इसका मात्रक 1 वाट भी होता है, इसका बड़ा मात्रक किलो वाट होता है। क्या होता है? इसका बड़ा मात्रक किलो वाट होता है। और ध्यान से आप लोग पढ़ते चले जाइएगा इसको। ये डेरिवेशन है मेरा। P इक्वल देखो क्या होता है? P इक्वल I²R। क्या होता है? P इक्वल I²R। अब यहाँ पे क्या कर देंगे? I इक्वल B/R रख देंगे। क्या रख देंगे? I इक्वल B/R। तो B का स्क्वायर हो जाएगा, B² बटा अपान R² इंटू R। एक R से एक R क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? P इक्वल B² अपान R वाट। P इक्वल B² अपान R प्रपोजनल, P इक्वल 1/R जब B स्थिर रहे तो। अतः स्पष्ट है कि निश्चित विभवांतर लगाने पर बल्ब की विद्युत सामर्थ्य बल्ब के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है।